पैट्रियार्की वो पिंजरा है, वो जेल है जिसने औरतों को जेल में बंद कर रखा है और मर्दों को पहरेदार बनाकर रखा है। कोई दूर से देखे तो वो बिल्डिंग में दोनों ही कैद है। इसका इम्पैक्ट हमें रिलेशनशिप में देखना पड़ता है, जहाँ मेन ओनली प्रोवाइडर बन जाते हैं और लेस इमोशनल प्रेजेंस होता है उनका रिलेशनशिप में, और फिर बाद में बीवी और गर्लफ्रेंड से ताना भी सुनने को मिलता है, तुम मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल रहते ही नहीं हो। पर उनसे किसी ने पूछा कि उनको सिखाया कब गया? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मर्द सच में नेचुरली वायलेंट होता है या उनको बचपन से ये पैट्रियार्की ट्रेनिंग दे रहा है? अगर कोई मर्द आके कहता है रेप हुआ है, वायलेंस हुआ है, आपकी पैट्रियार्की सोसाइटी बोलती है मर्दों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मजा आया कि नहीं आया? A 32% of ever married women reported experiencing physical, sexual or emotional violence by husband. One of the example is marital rape, which is not considered a crime in the eye of our judicial system. I believe we deserve equal rights and not equality of the sexes. I believe that women are beautiful, intelligent, layered, complex creatures and men are just with them. क्या आप अपने लड़के को ये सिखाएंगे कि मर्द हो रो मत? तो ऑल द बेस्ट आप सबको। पेट्रियार्की और फेमिनिज्म पे थोड़ी अच्छे पॉइंट्स रखिए, अपने अंदर की भावनाओं को हटाकर सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की बात रखना है आप सबको, एंड दुनिया को बता देना है कि आप अंदर से पेट्रियार्क और फेमिनिज्म नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये सामाजिक कंस्ट्रक्ट है और समाज की जो बुराइयां, समाज की जो कुरीतियां हैं, ये आप सबको दुनिया के सामने लेकर आना है। तो आज मोरलेस आप सबको यही साबित करना है कि ये इंसान वैसा नहीं होता, इंसान पेट्रियार्क नहीं होता है, इंसान फेमिनिस्ट नहीं होता है। समाज ने बना रखा है इन सबको वैसा, और हम उन्हीं सारी चीजों को हटाने के लिए आज ये डिबेट और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और पेट्रियार्की स्टार्ट करेंगी। Warm wishes to honorable judges and my dear worthy opponents. Before I start today's debate, I would like to present a statement, and the statement says, patriarchy is like a man having his boot on a woman's neck. We often hear the word patriarchy and immediately associate it with oppression, inequality, and injustice. But today, I invite you to pause and examine the concept, not through emotions or sentiments, but through the lens of sociology. As the great sociologist Emile Durkheim reminds us, social fact must be studied as things. In the same way, before we judge a social structure, we must understand what is the purpose of its existence. A common misunderstanding is that opposing patriarchy is equals to opposing men. But that's definitely not true. You're just opposing an unfair system, not a gender. Patriarchy, then, is not merely an instrument of dominance. It is somewhere or the other way a historical outcome of social organization shaped by conditions of survival, division of labor, and most probably the need for stability in the society. Further, Talcott Parsons views society as a system for striving for equilibrium, like the family functions through the process of a role differentiation. What we now criticize as patriarchy once operated as a mechanism that's ensured order, continuity, and cohesion. Thank you. माननीय निर्णायकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जोहार। आज मैं पितृसत्ता अर्थात पैट्रियार्की के समक्ष उसके सकारात्मक पहलू को प्रस्तुत करना चाहता हूं और उसमें ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अक्सर नारीवाद या स्त्रीवाद के अनुसार पितृसत्ता को नकारात्मक शब्द या नकारात्मक अवधारणा के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह नकारात्मक नहीं है। यह एक पारंपरिक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है जो भारतीय समाज में या अर्थात पूरे मानवीय समाज में स्थिरता, स्पष्ट जिम्मेदारियां और संतुलन बनाता है। अर्थात वो महिला और पुरुष के जो स्पष्ट जिम्मेदारियां हैं उन्हें डिसाइड करता है। अक्सर हमें अपने समाज में देखने को मिलता है कि महिला और पुरुष दोनों का जो कार्य क्षेत्र है दोनों अलग होते हैं। और अगर हम इसमें कुछ सर्वे को ऐड करें तो विश्व बैंक का एक सर्वे है जिसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 70 से 75% पुरुषों का है, जबकि 20 से 25% महिलाओं का है। यह सर्वे यह दर्शाता है कि पारंपरिक रूप से ही पुरुषों पर आर्थिक जिम्मेदारियां रही है। साथ ही एक और सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो यह दर्शाता है कि भारतीय समाज की अधिकतर महिलाएं गृह कार्यों में संगलित है। वैसे तो नारीवाद के अनुसार यह जो आंकड़ा है वो नकारात्मक है, लेकिन अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें और पितृसत्ता के जो अनुशंसा करते हैं, जो विशेषज्ञ है जो इनकी अनुशंसा करते हैं,
उनके अनुसार यह जो सर्वे है वो परिणाम स्वरूप सकारात्मक पहलू देता है। धन्यवाद। It is we, the people, not we, the white men citizen who formed the union. A very warm good morning to honorable judge and all my dear friend as my opponents. Today I want to express my views on patriarchy society. It's not a bad thing, but it is a social construct of a society. Women also contributed in the promotion of patriarchal society, under which men are given the opportunity to work to earn livelihood for the family, whereas the women, they decided themselves to stay at home and do household activities only. कई बार हमारे समाज में संघर्ष की स्थिति में ये देखा जाता है कि महिलाएं घर के काम के लिए जिम्मेदार है, डिसीजंस और पैसा कमाने मर्दों की जिम्मेदारी है। इससे ये समझा जा सकता है कि महिलाएं भी पैट्रियार्कल सोसाइटी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। Or the patriarchy as a omnipresent focus. Data like World Economic Forum shows that 80% of the economy is contributed by the main society and most rest percent is contributed by the women. But women do the most risk factors. Like suppose if we talk about the risk job like doing the constructor or building heavy infrastructure which is very risky, always mans do it, not women. And most of the time women shows that they want to do it but they never do. They always say that they will do the job in defense sector. They always say that they will do the operation which is very risky. But most of the time in the para force, we always see the men is doing it. But women are very less. And they always say that they will do it. But in the paper or in the form of the work, they never do it. They always talk, right? And in my opinion, if we do the job, we do the risk, then why should we take the credit to the women? We should take the credit because it's our job and we have done it. So I support patriarchy because they are doing the great job, but I also support the feminism because they are also doing it. Good afternoon, everyone, and good afternoon, sir. My name is Kalika, and I'm here to support patriarchy. We gather today to integrate the proposition versus patriarchy and the feminism as a false dichotomy that demands scrutiny. My position is unequivocal feminism. As an ideology, it's not a merely unnecessary but actively counterproductive to genuine equality. Because everyone wants equality, but no one wants to take the responsibility. Especially if we talk about today's scenario, modern feminism always impose structure like social barrier. Modern feminism always construct that man is evident like a toxic masculinity and evident as a आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अविनाश कुमार यदुवंशी है और मैं पेट्रियार्की के विषय में अपनी बात रखने जा रहा हूँ। तो इतिहास वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को गढ़ते हैं। परंतु क्या हो अगर इसी दर्पण को लोग अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर प्रयोग करें? कोई इसे कॉन्केव लेंस की तरह प्रयोग करता है जहां पर वो हमारे 2000 या 3000 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को बस छोटा और निम्न करके दर्शाते हैं। वहीं कोई इसे कॉन्वेक्स लेंस की तरह प्रयोग करता है जहां पे छोटे छोटे सामाजिक मुद्दों को भी बढ़ा चढ़ा के दर्शाया जाता है। अगर हम लोग कॉलोनियल रूल की बात करें तो वहां पे केवल जाति के आधार पर नहीं बांटा गया हमें, रीजन के आधार पर नहीं बांटा गया हमें, बल्कि हमें जेंडर के आधार पर भी बांटा गया। वहां पे हमारी सभ्यता और संस्कृति को जानबूझ करके दीनहीन और नीच दर्शाया गया, चाहे वो जोन्स का थ्योरी हो या फिर मैक्स मुलर का सिद्धांत हो। वहां पे जिन्होंने भी ये सिद्धांत रखा या जो भी ट्रांसलेशन किया हमारे वर्क्स का, तो वहां पे वो हम लोग को साफ साफ बायसनेस देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो फेमिनिज्म आखिर है क्या, और अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो आखिर इसका जरूरत क्या है। तो फेमिनिज्म है कि महिलाओं को समान अधिकार मिले। वो समान अधिकार सदैव से ही हमारे समाज में मिल रहा था। कहीं त्रुटियां हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वो समान अधिकार सदैव से ही मिल रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो। उदाहरण के लिए जब हमारी वैदिक काल है तो वहां पर भी सभा होती थी जहां पे महिलाएं, चाहे वो गार्गी हो या फिर मैत्री हो जैसी महिलाएं सभा में बैठती थी और पॉलिटिकल और फिलोसफिकल डिबेट में वो भाग लिया करती थी, अपनी बातों को रखा करती थी, अपने रिप्रेजेंटेशन को दर्शाया करती थी। सातवाहनों के काल में अगर हम लोग देखें तो वहां पे रानी क्वीन नायिका है जो कि एज अ रीजेंट वर्क कर रही है और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को खुद संभाल रही है। तो जो महिला के पास शास्त्र का और शस्त्र का दोनों का ज्ञान नहीं होगा वो कभी भी राजपाट नहीं संभाल सकती है। तो दोनों ही ज्ञान था, ये बात यहाँ से स्पष्ट होता है। सातवाहनों के काल में भी गौतमी पुत्र सतकर्णी हो या वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी हो, उन सभी ने ही महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए और यहीं पे क्वीन नायिका ने ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। तो अगर कोई महिला अपने नाम के सिक्के चलवा रही है तो उसका किस स्तर पर डोमिनेंस है साउथ इंडिया में, वो चीज हम लोग वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारी कश्मीर की रानी डीडा है, क्वीन डीडा, जो कि सोवरेन अपनी सत्ता को स्थापित की हुई है पूरे कश्मीर के क्षेत्र में। इसके अलावा रानी रुद्रमा देवी हमारे पास ककातियास डायनेस्टी की। हमारे पास प्रभावती गुप्ता है जो कि मालवा रीजन के एरिया को मतलब वो डोमिनेट कर रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि केवल पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं, इसके साथ ही सोसाइटी में भी उनका एक वर्चस्व है या इकोनॉमिक क्षेत्र में भी। जब तक एक व्यक्ति के पास
अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था पे जब तक पकड़े तब तक उसका शोषण नहीं हो सकता है। पावर कैन नेवर बी एक्सप्लॉइटेड। शक्ति का कभी शोषण नहीं होता, और जो स्वयं आदि शक्ति स्वरूपा है, अगर उनका शोषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हम सभी की कहीं ना कहीं गलतियां रह गई, त्रुटियां रह गई हैं। तो आवश्यकता है कि हम लोग उस त्रुटियों को सुधार करें। अगर मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा बहुत सक्सेसफुल था, फ्रॉम वैदिक काल टू मौर्यास टू लेटर मौर्यास। In each and every phase, our trade and commerce was very sufficient. So that's why they all have the authority, they have the income source, so they have not been neglected. But when foreign invasions have been started in our country from 712 Muhammad bin Qasim, so from there on, their societal conditions have been started to degradated. So that's the real problem of our society. That foreign invasions have been come, and that has been showed in a some perspective manner. That perspective matters. चाहे वो मैक्स मुलर की अगर हम लोग बुक की बात करें तो उन लोगों ने जो भी हमारे भारतीय समाज को दर्शाया, तो वो पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य मायने रखता है। हमेशा सही महिलाओं का उचित हम लोग के समाज में अधिकार था। अगर हम लोग बात मनुस्मृति को करें तो मनुस्मृति में भी हमारे कहा गया, तीसरे श्लोक जो है, तीसरे अध्याय के 56वें श्लोक में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं पे देवता भी वास करते हैं। लेकिन उसी मनुस्मृति में भी कहा गया है ये बात भी कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, और वहां पे उसके साथ एक उसका जो पुत्र होना चाहिए, उसके साथ या तो उनका पति होना चाहिए या फिर उनका पिता होने चाहिए, कोई ना कोई उनके सहयोग के लिए चाहिए। तो बेसिकली मनुस्मृति को जो लोग बात रख के यहाँ पे अपनी बात रखेंगे, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा वो बस एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, जहाँ पे वो बताया गया समाज को किस हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो पैट्रियार्की उस तरह से नहीं है जिस तरह से दर्शाया गया है। पैट्रियार्की को हम लोग बस ये मान लिए कि महिलाओं को वो लोग दमन और शोषण कर रहे हैं। तो पैट्रियार्की का सही अर्थ को, सही तात्पर्य को समझना ये बहुत ही आवश्यक है। और फेमिनिज्म का बात है तो फेमिनिज्म की आवश्यकता उन लोगों को है जिनका समाज हमेशा से ही महिलाओं को दबा शोषित करके रखा था। हमारे समाज में महिलाओं से हमेशा का ही वो उच्च अधिकार का स्थान था। अब जो स्वयं से ही आगे नहीं आएंगे तो उनका शोषण होगा। शोषण हमारे समाज में हुआ है, ये यथार्थ है, लेकिन क्यों हुआ है उसको जानना महत्वपूर्ण है, कारण को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद। को कहानियां सुनना पसंद होता है ना? कहानियां बहुत होते हैं, पर हर कहानी वैसे नहीं होते जैसे हम सुनते हैं, क्योंकि कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो सच दिखाती है, कभी कभी वो सच भी जो हम देखना नहीं चाहते। तो क्यों ना आज हम सबको एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी एक इंसान की, एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की, जिसका जिंदगी भी आप और मेरी तरह ही नॉर्मल थी। सपने थे, एक रूटीन था, एक फैमिली थी, और सबसे बड़ी बात एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था। और फिर सिर्फ एक दिन में वो कहानी बदल गई। एक दिन बस एक नॉर्मल सा दिन था, वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था और उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। एक एलिगेशन लगा, रादर एक पोस्ट आई जिसमें लिखा था, ये आदमी ने मुझे हैरेस किया है, मुझे अनसेफ फील करवाया है। ये एक सीरियस एलिगेशन था, ये एक सीरियस एलिगेशन था। और ऐसे केसेस में सबसे पहले स्टेप होना चाहिए, मतलब क्या क्या स्टेप होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए और ड्यू प्रोसेस भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 ये गारंटी करता है कि किसी भी इंसान की लिबर्टी को बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीड्योर के छीना नहीं जा सकता है। लेकिन यह हुआ कहा, मतलब लेकिन यह क्या हुआ? बेसिकली सच आने से पहले कहानी लिख दी गई, एक पोस्ट वायरल हुई और लोगों ने डिसाइड कर लिया कौन विक्टिम है, कौन विलेन है। मीडिया ने हेडलाइंस बना दिया, सोशल मीडिया ने जजमेंट सुना दिया, और धीरे धीरे ये एक लीगल केस नहीं रहा, ये बन गया एक पब्लिक ट्रायल। ये हमें इमाइल डर्कहाइम की बात याद दिलाती है कि डिविएंस सिर्फ एक्ट से नहीं बल्कि सोसाइटी के जजमेंट से डिफाइन होता है। एक रात के अंदर एक इंसान को क्रिमिनल बना दिया गया। जैसा हॉवर्ड बेकर ने कहा था, डिविएंस इज नॉट द एक्ट इटसेल्फ बट द लेबल सोसाइटी अटैचेस टू इट। और यह भी वही हुआ, लेबल पहले लग गया, सच बाद में आई। वो कोर्ट के चक्कर लगाते गए, लेकिन 4 साल बाद कोर्ट ने बोल दिया कि वो इनोसेंट है। लेकिन सवाल यही है, क्या उसकी रेपुटेशन वापस आई? उस इंसान का नाम है सरबजीत सिंह बेदी। इस कहानी का एक और हिस्सा है रिएक्शन। सोशल मीडिया पर एक स्ट्रॉन्ग वेव आई, लोगों ने तुरंत साइड चूज कर ली। सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सपोर्ट ब्लाइंड सपोर्ट होता है, जब क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है और एलिगेशन ही ट्रूथ बन जाती है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ आती है। पहला, लेबल पहले लगता है, सच बाद में आता है। दूसरा, जस्टिस एविडेंस पे चलना चाहिए, इमोशन पे नहीं। और तीसरा, जब कोई मूवमेंट एक्सट्रीम हो जाता है तो वो अपने ही पर्पस वीकन कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये ना कि लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए, लेकिन जब जजमेंट नरेटिव ड्रिवन हो जाए तो इक्वलिटी सिर्फ पेपर में ही रह जाता है। बेसिकली मैं ये नहीं कह रही कि वुमेन का इश्यूज जो है रियल नहीं है,
वो रियल है और उनको एड्रेस भी करना चाहिए। लेकिन किसी भी आइडियोलॉजी को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करना, चाहे वो फेमिनिज्म ही क्यों ना हो, वो जस्टिस नहीं, इम्बैलेंस क्रिएट करता है बेसिकली। आज का सवाल ये नहीं कि कौन सही है, मर्द या औरत, सवाल ये है क्या हम जस्टिस का बैलेंस रख रहे हैं। ये नैरेटिव के हवाले, या फिर ये जो चीज है वो नैरेटिव के हवाले हम लोग कर रहे हैं। सपोर्ट होना चाहिए लेकिन वो गांधारी जैसे सपोर्ट नहीं, जस्टिस होना चाहिए लेकिन वो धृतराष्ट्र जैसे पक्षपात से भरा नहीं। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ, आई एम अ वुमेन एंड आई डू नॉट सपोर्ट फेमिनिज्म, रादर लेट मी रिफ्रेज दैट, आई एम अ वुमेन एंड आई डू नॉट सपोर्ट सूडो फेमिनिज्म। एक मिनट, अब खत्म नहीं हुआ। I do not support version of feminism that can turn an innocent person into a criminal. I do not support a version of feminism that ignores fairness in the nature of justice. I do not support a version of feminism that seeks dignity for one but takes away the dignity of another. But true empowerment, it is not about just one side winning. It is about justice being fair to all, and that is the kind of equality I stand for. Thank you. सत्ता को गिरा दो, व्यवस्था को बदल दो, और अगर जरूरत पड़े तो इस दुनिया से मर्दों का अस्तित्व तक मिटा दो, ताकि एक नई कहानी लिखी जा सके। सुन के अजीब लगा? ये जो एक्सट्रीम और अनसेटिंग बात लग रही है, इसे रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं, और यहीं से जन्म होता है सूडो फेमिनिज्म का। जब कुछ लोग फेमिनिज्म डिस्कोर्स को सिंप्लीफाई करके सिर्फ मेन वर्सेस वुमेन की लड़ाई बना देते हैं, तब एक कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल मूवमेंट अपनी असली डायरेक्शन खो देता है। फेमिनिज्म का मूल उद्देश्य था पेट्रियार्की, यानी वो सामाजिक व्यवस्था जिसमें पावर और प्रिविलेज जेंडर के बेसिस पे डिवाइड होते थे, उसको चैलेंज करना, ना कि किसी एक जेंडर के अस्तित्व को मिटा देना। ऐसे नैरेटिव्स ना सिर्फ फेमिनिस्ट मूवमेंट को वीकन करते हैं बल्कि पेट्रियार्की को रिइंफोर्स कर देते हैं। क्योंकि वो लोग जो कहने का ये मौका देते हैं कि फेमिनिज्म एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है। इसलिए जरूरी यह है कि सबसे पहले हमें फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म के बीच का अंतर समझना होगा। असली फेमिनिज्म का जन्म होता है कि महिलाओं को बुनियादी अधिकार दिलाने के लिए, जहां उनको समानता का अधिकार, मत देने के अधिकार देने के लिए हुआ था। इसका उद्देश्य कभी भी पुरुष विरोध नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष था। ट्रू फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, ना कि सुपीरियरिटी। लेकिन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो कार्ल मार्क्स ने हमेशा समाज को ऑपरेसर एंड ऑपरेस के तराजू में तौला है। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ने यह कहा है कि महिलाओं का शोषण सिर्फ पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड कैपिटलिज्म से भी जुड़ा हुआ है, जहां उनके लेबर को घर और बाहर दोनों जगह एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहां तक तो बात सामाजिक न्याय की थी, पर समस्या तब शुरू होती है जब कुछ सूडो फेमिनिस्ट नैरेटिव्स हर समस्या का मूल सिर्फ मेन को बताकर जेंडर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं, जबकि असल मुद्दा सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी का होता है। आज सूडो फेमिनिज्म ने कई जगह पे फेमिनिज्म को इक्वालिटी से हटाकर सेलेक्टिव एम्पावरमेंट बना दिया है, जहां कभी कभी अधिकार की बात होती है पर फ्रीडम की नहीं, अधिकार की बात होती है पर कर्तव्य की नहीं, फ्रीडम की बात होती है पर अकाउंटेबिलिटी की नहीं। यहाँ फेमिनिज्म का असली रूप नहीं बल्कि उसका डिस्टॉर्टेड वर्जन है। जब एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ विक्टिमहुड को ग्लोरीफाई करना हो तो ये परिस्थिति में जेंडर एंटागोनिज्म को बढ़ावा देती है और इससे समाज में संतुलन बिगड़ता है। सोशियोलॉजी हमें सिखाती है कि समाज में संघर्ष से बदलता जरूर है, पर टिकता सहयोग और संवेदनशील से ही है। इसलिए सही दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हमें वुमेन्स राइट, डिग्निटी, सेफ्टी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का पुरजोर समर्थन करना चाहिए, लेकिन सूडो फेमिनिज्म के नाम पर हेट्रेड, सेलेक्टिव आउटरीच या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को चैलेंज भी करना चाहिए। हमें फेमिनिज्म को रिजेक्ट नहीं करना है बल्कि रिक्लेम करना है, उसका असली अर्थ में समझना है। फेमिनिज्म का मतलब होना चाहिए इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना पुरुष प्रधान समाज, ना महिला प्रधान समाज, बल्कि एक न्याय प्रधान समाज। क्योंकि एक समृद्ध राष्ट्र तभी बनता है जब नारी और नर एक दूसरे को विरोध नहीं बल्कि सहयत्री बनकर समाज की प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। बैठ गई ना सर?